और एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से इस्तीफा दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। यह मांग की जा रही थी, आम जनता चाह रही थी कि जल्द से जल्द नेपाल के प्रधानमंत्री ओली इस्तीफा दे दें। जब ओली ने, केपी शर्मा ओली ने जब सेना से सुरक्षा मांगी थी तो सेना ने भी कहा था कि पहले सत्ता छोड़ो। और अब यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री ओपी शर्मा ओली का इस्तीफा, इस खबर पर मोहर लग गई है। इस्तीफा दे दिया है नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने और जनता ने मजबूर कर दिया उनको इस्तीफा देने पर। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रणय, जनता ने मजबूर कर दिया और प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा। प्रणय, जुड़ेंगे हमारे सहयोगी प्रणय से। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की खबर सामने आ रही है और ये जो सामने आ रहा है, ये तमाम घटनाक्रम जिस तरीके से नेपाल के अंदर पिछले कुछ समय से चल रहा था, उससे यह स्पष्ट हो चुका है कि केपी शर्मा ओली के पास इस्तीफे के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। सरकार के घटक दल जो हैं वो इस्तीफे देने के लिए दबाव लगातार बना रहे थे, विपक्ष लगातार मांग कर रहा था, जनता सड़कों पर है। सेना प्रमुख के साथ में जो उनकी मुलाकात हुई है, माना जा रहा है कि उसके बाद ही ये फैसला केपी शर्मा ओली को करना पड़ा है कि वो इस्तीफा दें, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि जनता उनके इस्तीफे से कम पर स्वीकार नहीं थी। लेकिन अभी भी नेपाल के लिए रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो नेपाल की सड़कों के ऊपर नजर आ रहा है, केवल राजधानी काठमांडू का सवाल नहीं है, बल्कि विराटनगर, नेपालगंज, पोखरा समेत कई सुनसरी, कई जो शहर हैं नेपाल के, वहां से लगातार जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब से कुछ देर पहले मेरी अपने सूत्रों से जनकपुर के अंदर बातचीत हुई, वहां भी ये जानकारी मिल रही है कि जो मुख्यमंत्री का आवास है उसको जनता ने आग के हवाले कर दिया है, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। इस तरीके की जो विभिन्न रिपोर्ट्स हैं वो सामने आ रही हैं नेपाल के अलग अलग शहरों से, अलग अलग जगहों से। तो ये नेपाल के सामने एक बड़ा संकट होगा कि नेपाल की सेना क्या पूरे देश के अंदर कर्फ्यू लगाकर मार्शल लॉ की स्थिति के अंदर हालात को काबू करने की कोशिश करेगी, अभी पता नहीं है। नेपाल की सेना और साथ साथ अब कौन सा राजनीतिक दल सामने आता है, सरकार की वैकल्पिक व्यवस्था क्या होती है, क्या इंटरिम वहां पर व्यवस्था बनती है, अंतरिम सरकार बनती है, ये अभी सब कुछ तय होना बाकी है। नहीं, लेकिन प्रणय, आपका अनुभव क्या कहता है? वहां की तस्वीरों को देखकर मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि नेतृत्व विहीन इस वक्त हो गया है, इस्तीफा हो गया है यहां पर, और जो सैलाब, जो भीड़ आम जनता की दिख रही है सड़कों पर, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। तो अब आगे किसका नेतृत्व हो सकता है? किसका होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है हिमांशु, लेकिन अभी अगर आप देखें इन तस्वीरों के साथ कुछ याद जो है वो आपको ढाका में हुए आंदोलन की नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ढाका के अंदर भी छात्रों का आंदोलन खड़ा हुआ था और उसके बाद जो है वो सरकार के इस्तीफे, यानी शेख हसीना के इस्तीफे तक बात आ गई थी। यहाँ भी जो सारी लड़ाई है, सारी जो नाराजगी थी वो सोशल मीडिया से शुरू हुई थी और सोशल मीडिया के बाद अब उसके अंदर व्यापक इशू शामिल हो चुके हैं, चाहे सरकार का भ्रष्टाचार हो, भाई भतीजावाद हो, जो मंत्रियों का भ्रष्टाचार है, लोगों का धनार्जन है, बहुत सारे मुद्दे अब इसके अंदर शामिल हो चुके हैं। नेपाल का प्रबंधन शामिल हो चुका है। नेपाल की अगर आप व्यवस्था देखें, नेपाल के अंदर जो सरकारें हैं वो किस तरीके से काम करती रही हैं, किस तरीके से बदलती रही, ये एक चुनौती रही है। नेपाल के अंदर लोकतंत्र की जो बहाली, लोकतंत्र जब आया नेपाल के अंदर 2007-8 के आसपास, उसके बाद से नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से लेकर बहुत सारी दिक्कतें वहां पर रही, सरकारें बार बार बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, अलग अलग जो कोलिशंस थे, अलग अलग जो गठबंधन सरकारें थी वो सामने आती रहीं, लेकिन उसके बावजूद नेपाल के अंदर एक व्यवस्था चल रही थी। लेकिन फरवरी के बाद से नेपाल के अंदर एक आंदोलन शुरू होता है राजशाही की वापसी का। तो राजशाही क्या वापस होगी, या नेपाल के अंदर जनता जिस तरीके से आग्रह और मांग कर रही है इसके अंदर कि वो एक नई सरकार चाहती है जो ज्यादा जवाबदेह हो, जो ज्यादा क्लीन सरकार हो, उसके लिए कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार सामने आती है, क्योंकि एक एंटी पॉलिटिशियन मूड भी वहां पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके दफ्तरों पर भी हमले हुए हैं, जिस तरीके से नेपाल कांग्रेस के दफ्तर को आग के हवाले किया गया, जिस तरीके से केपी शर्मा ओली के दफ्तर को आग के हवाले किया गया। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि एंटी पॉलिटिशियन मूड वहां पर आम जनता के अंदर देखा जा रहा है, वो नेताओं से नफरत से करने लगे हैं, इस तरह की तस्वीरें वहां दिख रही हैं। लेकिन अब क्या प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद जो आम लोगों का आक्रोश था, जो 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्या वो अब कंट्रोल में दिखता नजर आ रहा है आपको? होगा? देखिए, अभी तो जो जनता सड़कों पर है, इस्तीफे की खबर मात्र से पब्लिक वापस नहीं लौट जाएगी। पब्लिक को लौटाने के लिए सबसे पहले तो वहां पर सेना को उतरना पड़ेगा। कल ही सेना की जो 2 टुकड़ियां थी, 2 कॉलम जो थे वो तैनात किए गए थे काठमांडू के अंदर, लेकिन इस बैरियर के साथ में कि दे आर द मिलिट्री एड टू सिविल अथॉरिटीज, यानी जो नागरिक प्रशासन है उसकी मदद के लिए सेना वहां पर पहुंची थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं।
कल ही सोशल मीडिया पर जो लगाया गया प्रतिबंध था वो वापस ले लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जनता नहीं मानी। अब केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग हो रही थी, अब केपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो चुका है। अब इस्तीफे की मांग के बाद भी जनता क्या सड़कों से वापस अपने घरों की तरफ जाएगी? ये हालात किस जगह पर जाके रुकेंगे, ये फिलहाल कहना मुश्किल हो रहा है हिमांशु। इसलिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि जनता जिस तरीके से सड़कों पर निकली हुई है, जिस तरीके से आंदोलनकारी प्रदर्शनकारी जो हैं वो कई इमारतों को आग के हवाले कर रहे हैं, तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार और सेना और सुरक्षा बलों के बीच में जो है यानी टकराव की स्थिति सामने आ रही थी। इसके अलावा जनता और सुरक्षा बलों के बीच में टकराव की स्थिति सामने आ रही थी। इन तमाम हालात के बीच में इस हालात को संभालेगा कौन? अभी इस समय किसी एक स्टॉलवर्ट लीडर या किसी एक ऐसे बयान की जरूरत है जो जनता को कम से कम आश्वासन दे सके कि अब स्थिति जो है नियंत्रण में है, अब उस तरीके की स्थिति नहीं होगी। क्या सेना की तरफ से इस तरीके का बयान दिया जाएगा, ये अभी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट आपने कही कि सेना की तरफ से क्या इस तरह का बयान दिया जाएगा, इसका हम इंतजार करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। पंकज दास इस वक्त काठमांडू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ये खबर आई कि पीएम ओली की तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। अब जब इस्तीफे की खबर आ गई तो क्या यह माना जाए जो आक्रोशित युवा सड़कों पर दिख रहे हैं अब वो शांत नजर आएंगे? ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि वो शांत नजर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि इस समय भी कई सारे, जैसे नेपाल का सिंह दरबार जहां प्रधानमंत्री कार्यालय और बाकी सारे मंत्रालय, वहां तोड़फोड़ और आगजनी चल रही है। संसद भवन के भीतर प्रदर्शनकारी घुसे हुए हैं। तो जब उनके पास इस बात की खबर जाए कि प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, अब उनको नियंत्रित कौन करेगा और आगे किस तरह से ये यहाँ की राजनीतिक जो शासन व्यवस्था है वो किस तरह से आगे बढ़ेगी। अभी एक और पार्टी ने जो प्रधानमंत्री के इस्तीफे से पहले उन्होंने भी अपने सभी सांसदों का इस्तीफा, जो राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी है, प्रो मोनार्की पार्टी, उनके तरफ से भी सभी सांसदों का इस्तीफा आ गया है। तो अब ये किस तरफ जाएगी ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके कई सारे विकल्प हैं, जैसे या किसी रिटायर्ड प्रधान न्यायाधीश को आगे किया जाएगा, या इस समय के प्रधान न्यायाधीश को आगे करके कोई नई अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, या किसी ऐसे यूथ लीडर को आगे किया जाएगा जिसमें नाम और जो सबसे नेपाल में वो काठमांडू के मेयर है बालेन शाह। उनके फैन फॉलोअर्स भी बहुत है पूरे देश भर में और उनकी बातों को लोग फॉलो भी करते हैं। तो क्या उनके नाम पर विचार किया जाएगा, ये अभी सब लोग जब। अच्छा पंकज, एक बात बताइए, क्योंकि आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी को दर्शकों तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, युवा ऐसी चीज होती है कि युवाओं को अगर सही राह दिखाई तो देश बना दें और गलत राह दिखाई तो वो देश बर्बाद कर दें। तो युवाओं को सही राह दिखाने की भूमिका नेपाल में इस वक्त कौन निभा सकता है? क्या वो आर्मी होगी या कोई और? देखिए, सबको मिलकर निभाना होगा, किसी एक के बस की बात ये है नहीं। जिस तरह से सारे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, किसी के नियंत्रण में नहीं है, न वो किसी के कहने पर ये सब कर रहे थे। तो ऐसे में सबको मिलकर, चाहे यहाँ का जुडिशरी हो, चाहे यहाँ का आर्मी हो, या जो यूथ पॉलिटिकल लीडर जो है, उन सबको बैठकर ये तय करना होगा कि आगे वो किस तरह से बढ़ना चाहेंगे। तो निश्चित में इसमें जो नेपाल चूंकि ऐसे जियोपॉलिटिकल उस सिचुएशन में यहाँ पर है, एक तरफ चाइना है, एक तरफ भारत है, और यहाँ वेस्टर्न कंट्रियों का भी बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो उनका रोल क्या रहेगा इसमें? सारे की सारी एम्बेसियां जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई इस समय, और उनके तरफ से लगातार सभी से संपर्क किया जा रहा है। तो उनकी भूमिका भी काफी अहम होगी, क्योंकि इंटरनेशनली उसको रिकॉग्नाइजेशन मिलना बहुत जरूरी है। तो किसके नाम पर सबकी सहमति बनती है? क्या किसी प्रधान न्यायाधीश के नाम पर सहमति बनती है, या आर्मी चीफ के खुद ही वो इसको लीड करेंगे, या किसी यूथ लीडर को आगे लाया जाएगा? तो ये बात अब तय होगी। चूंकि प्रधानमंत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अब ये इस बात पर भी अब विचार किया जाएगा कि किस विकल्प की तरफ आगे बढ़ा जाए। इसमें सबकी सहमति बहुत जरूरी है। जिस तरीके के हालात नेपाल में पिछले 2 दिनों से बने हुए हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों में बेहद नाराज़गी का जो है वो प्रकटीकरण हो रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर जो बैन था वो तो केवल एक बहाना था, लेकिन जो मुख्य उनका उद्देश्य था वो था सत्ता परिवर्तन करना। और इसी को लेकर जो है वो परेशान है ना, जो भ्रष्टाचार है, जो परिवारवाद है, जो बहुत महंगाई है नेपाल में। और अभी हम आपको बीरगंज की ही तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं आज तक के दर्शकों को। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से बीरगंज के घंटाघर चौक के इलाके में, आप सामने देखिए किस तरीके से धुएं का गुबार जो है आपको काला काला नज़र आ रहा होगा, क्योंकि वो बेहद ही संवेदनशील इलाका है। वो मुख्य स्थल है जहाँ पर पूरी हिंसा हो रही है, जहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है, आगजनी हो रही है, और बताया जा रहा है कि वहाँ पर एक जीप को भी जो है आग के हवाले कर दिया गया है। उसी के कारण आप देख सकते हैं धुएं का गुबार जो है ये पूरा जो है आसमान में आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए
ये जिस इलाके में हम मौजूद हैं ये घंटाघर चौक का ही ये मुख्य मार्ग है और यहाँ भी आप देखिए आगजनी जो है थोड़ी देर पहले की गई थी और रह रहकर प्रदर्शनकारी इस पूरे इलाके में पहुँच रहे हैं, पत्थरबाजी करते हैं पुलिस पर, उसके बाद फिर वो उन्हें खदेड़ा जाता है तो वो फिर तितर बितर हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात इस वक्त नेपाल में बने हुए हैं, क्योंकि कल भी यहाँ पर शाम हिंसा देखने को मिली थी, उसके बाद इस पूरे बीरगंज में कर्फ्यू लगाया गया था कल रात 9 बजे से आज सुबह 9 बजे तक। लेकिन आज सुबह 9 बजे जब एक बार फिर से हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया, उसके बाद कर्फ्यू के समय को जो है और आगे बढ़ाकर शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। जिस शख्स को आप भागते हुए देख रहे हैं, जिसको एक शख्स ने फ्लाइंग किक मारी, वो शख्स नेपाल के वित्त मंत्री हैं और वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। एक वक्त पर सुरक्षा गार्ड्स, Z+ सिक्योरिटी में घिरे रहने वाले शख्स आज सड़कों पर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते दिख रहे हैं। ये नेपाल के वित्त मंत्री हैं। काठमांडू में हिंसा कितनी बढ़ गई है आप सोचिए कि नेपाल के वित्त मंत्री को इस तरह से लात मारी जाती है, गिर जाते हैं असहाय। एक शख्स आता है जैसे तैसे उनको बचाता है। ये देखिए, ये एक शख्स आता है और इतनी भीड़ से उनको गली में ले जाके भगा देता है, बचाता है, वरना पीछे जो भीड़ थी वो मरने मारने पर आमादा थी, वो किसी की नहीं सुन रही थी। और ये भीड़ किसी की नहीं सुन रही है। नेपाल में आप जहां भी जाएंगे भीड़ किसी की नहीं सुन रही है। ये युवा हैं और ये युवा परेशान हो गए हैं सरकार की नीतियों से और ये कह रहे थे कि कुछ भी अब इस्तीफे से कम नहीं मानेंगे। और इस्तीफा हो भी गया। केपी शर्मा जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे उनका इस्तीफा हो भी गया। अब एक और ये तस्वीर आप देखिए, ये सिंह दरबार है और सिंह दरबार के हालात आप देखिए। ऊपर से रॉकेट छोड़े जा रहे हैं, लोगों की भीड़ आप देखिए, सड़कों पर आ गए। और यहां पर आपको बुजुर्ग भी दिखेंगे, युवा भी दिखेंगे, हर उम्र के लोग दिखेंगे और वो ये बदलाव की तस्वीर देखने के लिए यहां पर एकजुट हुए हैं। और ये देखिए ऊपर कैसे चढ़ रहे हैं। ये सिंह दरबार में आगजनी की गई, आगजनी के साथ तोड़फोड़ की गई और यहां पर ये देखिए दरवाजों पर चढ़ गए। और पंकज दास हमारे सहयोगी इस वक्त काठमांडू से जुड़े हुए हैं। पंकज दास, ये जो तस्वीरें सिंह दरबार की आ रही है जहां पर आगजनी तोड़फोड़ लोगों की भीड़ है, सिंह दरबार की अहमियत जरा बताइए, कितनी अहमियत रखता है नेपाल में ये मुख्य प्रशासनिक केंद्र सिंह दरबार जो है, यहीं से पूरे देश का शासन सत्ता चलता है, क्योंकि सिंह दरबार के भीतर ही प्रधानमंत्री का कार्यालय है, PMO है, वहीं पर सारे मंत्रालय जो है नेपाल सरकार के वो उसी के भीतर में है। आर्मी का एक ग्रुप भी वहां पे रहता है। उसी के पास में बिल्कुल नेपाल का सुप्रीम कोर्ट जो नया बिल्डिंग है, उस सुप्रीम कोर्ट का बिल्डिंग सिंह दरबार के भीतर में ही है। तो नेपाल की शासन व्यवस्था का जो मुख्य केंद्र है, अब उसी पर धावा बोल दिया गया है, उसको आग के हवाले कर दिया गया है। आप इसे सब जी जो है पूरी की पूरी व्यवस्था जो है युवाओं ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। अभी जो खबर आ रही है, पूरे संसद भवन को भी पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है और उसके विजुअल्स भी जल्दी ही मिल जाएंगे। और ये बहुत बड़ी खबर हमारे सहयोगी ने बताई कि पूरे काठमांडू पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। संसद भवन को लेकर भी हालांकि वो जानकारी दे रहे थे कि वहां भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। वो तस्वीरें भी जल्दी आएंगी। लेकिन सिंह दरबार में भीड़ घुसी, तोड़फोड़ मचाई। ये देखिए सिंह दरबार का ये वो दरवाजा है, मुख्य दरवाजा, प्रवेश द्वार जिसे कहा जाता है, जहां पर पहले फोर्स तैनात रहती थी। बिना सुरक्षा के आप अंदर जा नहीं सकते थे जांच पड़ताल। लेकिन आज देखिए, ना कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, और ये कब्जा हो गया है प्रदर्शनकारियों का। ऊपर देखिए रॉकेट छोड़े जा रहे हैं और आग लगा दी गई है, तोड़फोड़ मचा दी गई है। और पंकज दास बता रहे थे सिंह दरबार यानी वो जगह जहां से पूरे नेपाल को चलाया जाता था। पंकज दास हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंकज, हालात सामान्य नहीं है, असामान्य हो गए। और आपने कहा तो अब तो संसद में भी आग लगा दी गई, लेकिन सिंह दरबार की तस्वीरें देखकर ये बेहद डराने वाली तस्वीरें हैं नेपाल के लिहाज से। जी बिल्कुल, सिंह दरबार और संसद भवन में आग लगना, पूरी तरीके से आग के उसमें जल जाना, यानी कि देश की शासन व्यवस्था का जल जाना है। क्योंकि सिंह दरबार से ही पूरे देश का शासन था और संसद से काम कराए जाते थे। इन दोनों ही स्थानों को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले पूरी तरीके से कर दिया है। अब उसको पूरी तरीके से बनाने में कई दिन लगेंगे। फिर से अब शासन व्यवस्था कहां से चलेगी? अगर पार्लियामेंट फिर से रिइंस्टेट अगर होता है, सहमति होती है, तो वो कहां से होगा? ये सब आने वाले दिनों में अब एक बड़ी चुनौती होगी नेपाल के सामने। पंकज, आपने बताया कि सिंह दरबार में आर्मी की भी एक टीम डिप्लॉय हमेशा रहती थी, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें वहां पर आ रही है उसे देखकर लग रहा है कि ये जो युवा हैं ये आर्मी की भी नहीं सुन रहे हैं अभी।
जी बिल्कुल, आर्मी इस समय बैकफुट पर है। आर्मी कहीं भी किसी भी प्रदर्शनकारी को किसी भी काम से रोक नहीं रही है। आर्मी बिल्कुल साइलेंट है, क्योंकि बिल्कुल। और ये युवा इस वक्त कुछ सुनने को तैयार नहीं है।